नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम घोषणा की है, बल्कि मैं कहूँगा कि एक अहम संकेत दिया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि टॉप लेवल से सहमति है, इशारा है। उन्होंने कहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के पास भारत की अब तक की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जाएगी। जो कुछ पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, मुंबई में जो कुछ चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से जिस तरीके से दो खेमों में मुंबई बटी हुई दिखाई दे रही है, मुंबई की फिल्म नगरी बटी हुई दिखाई दे रही है। और जया बच्चन के राज्यसभा के भाषण ने तो आग में जैसे घी का काम कर दिया है, इंडस्ट्री को और तेजी से बांट दिया है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर भारत में दिल्ली के पास देश की अब तक की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, वो बनेगी या नहीं बनेगी, उसमें कितना समय लगेगा और वो उसका रूप स्वरूप क्या होगा, ये बाद की बात है। लेकिन अभी फौरी तौर पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत से, खास तौर से हिंदी बेल्ट से एक आवाज उठी है, एक मुहिम की शुरुआत हुई है, एक पहल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका मकसद ये है कि मुंबई में जो तरह तरह के माफिया इस समय, मूवी माफिया, ड्रग माफिया, दूसरे तरीके के माफिया, उनकी जो मोनोपोली है, उनकी जो कहना चाहिए कि पक्षपातपूर्ण कार्यशैली है, उसको एक चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार लेखक भाऊ तोरसेकर जुड़े हुए हैं। भाऊ नमस्कार। 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 भाऊ आपका स्वागत है। भाऊ, इस प्रकरण पर और जो ये डेवलपमेंट है, इस पर आपका क्या कहना तो ये तो मामला जो है, ये मेरा ख्याल है कि 2013-14 से ही शुरू हो गया था। मोदी, मैंने अब आपके वीडियो में पहले भी बोल दिया है कि मोदी वॉज आउटसाइडर। देखिए, एक इब्न खालदून नाम का जो इतिहासकार है, 14वीं शताब्दी का है, और वो कहता है कि जब एक कोई सत्ता बन जाती है तो उसकी मोनोपोली पैदा होती है, और वो मोनोपोली तोड़ने के लिए बाहर से कोई आना पड़ता है। या तो उसको खुद को बदलना पड़ेगा, या तो कोई बाहर से आना पड़ेगा। तो जब वो बदलती ही नहीं, अपने आप में उसको इवॉल्व करना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते, नए लोगों को शामिल करके। लोग, हमारा मराठी में एक बड़े साहित्यिक थे, उनका एक अच्छा ललित लेख था, आतले आणि बाहेर से, जी। यानी अंदर वाले और बाहर वाले। तो आप भीड़ वाली जो ट्रेन होती है अगर देखे आप, या बस होती है, तो वो जहां से निकलती है वो भरी हुई निकलती है। जी। अगले एक दो स्टेशन में अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोग घुस जाते हैं। तो दूसरा जी। तीसरा स्टेशन जब आता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, और जो प्लेटफॉर्म पर है उनको तो अंदर आने की जगह ही नहीं होती। और हम्म। लेकिन उनको रोकने वाले वो पिछली स्टेशन पर चढ़े हुए होते, जो जी। पिछली स्टेशन पर धक्का बुक्की करके अंदर घुसते हैं, और कैसी जगह नहीं, जगह है थोड़ा खींच लो, सर को छोड़ा, ऐसा बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट हम्म। स्टेशन पर बोलते हैं अभी जगह नहीं है। तो हम्म। अंदर बाहर जो होता है उसका मामला हमें समझ लेना चाहिए। तो अंदर जाने के लिए भीड़ है, और बाहर वालों को वही लोग जो कल थोड़ी देर पहले अंदर आए हैं, वो बोलते कि अभी अंदर जगह नहीं है। जी। जी। तो ये जब संघर्ष पैदा हो जाता है, तब या तो उस सिस्टम को तोड़ना पड़ता है, या तो सिस्टम को खुद को बदलना पड़ता है। जी। देखिए, 70 साल से देश में कांग्रेस की सत्ता है, हम बोलते हैं, जी। तो उसमें वो मोनोपोली बन गई थी। मोनोपोली बन गई। अब जया भादुरी का, जया बच्चन का वो स्टेटमेंट लिखिए, जी। वो फ्यूडल मानसिकता का है। इनके उनकी गुड्डी नाम का पहला फिल्म जो आई थी, गुड्डी नाम की थी, जी। हाँ कि जी। पूरी दुनिया से इंप्रेस होकर एक बच्ची क्या सोचती है, उस पर वो फिल्म बनी थी।
तो उसमें वो उनके समय का वो स्ट्रॉन्ग हीरो कौन है, तो भाई धर्मेंद्र है, उसके प्यार उनसे प्यार हो जाता है। और फिर उस समय का जो विलन था प्राण, उससे डर डर मालूम होता है। ये सब जो इमेज परसेप्शन है, वो परसेप्शन से उसको निकालना जरूरी था, इसके लिए वो स्टोरी जो बनी। जी तो आज भी उसी ढंग से जया बच्चन बोलते, तब अजीब लगता है, उसको तो 45 साल हो गए, जी हाँ जी हाँ। 45 साल हो गए, लेकिन बात कैसी कर रही है देखो। बात ये कर रहे, थाली में छेद कर रहे। ये फ्यूडल मानसिकता है, फ्यूडल साइकोलॉजी है कि हम फेंकते हैं उस टुकड़ों पर, क्यों ज्यादा क्यों मांग रहे हो, हक क्यों बना बिल्कुल रहे हो। मामला क्या है, हक क्यों बना रहे हो। और थोड़े पीछे 6 साल चले जाओ, मणिशंकर अय्यर क्या बोले थे, वो मेरा ख्याल ताल कटोरा स्टेडियम पर जब कांग्रेस का कुछ सेमिनार या चल रहा था, तो अधिवेशन उन्होंने था। टीवी चैनल वालों को क्या बोला था, वो चाय वाला, वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, 3 बार बोले थे, वो जी चाय जी वाला। तो थाली में छेद और वो चाय वाला, ये बात इकट्ठा करके एक साथ सुनो, समझो, तो पता चलेगा इसके पीछे मानसिकता क्या है। हमने रखा बिल्कुल। है वैसे रहो, तकलीफ क्या है, तुमको मरने तो नहीं दे रहे। ठीक है कि तुम ढंग से जी नहीं पा रहे हो, लेकिन मर भी नहीं रहे हो ना, हम तुम्हें मरने तो नहीं दे रहे, बस जीने की जितनी जरूरतें हैं वो पूरी कर रहे। ये मानसिकता है, देखिए ये मानसिकता है। तो इसको तोड़ने वाला कोई बाहर से आना पड़ता है, जो 14 में 13 में नरेंद्र मोदी बनकर आया, जो जी पिछले 2-3 साल में फिर उसी मोदी को अब तक ल्यूटियंस दिल्ली ने स्वीकारा नहीं है। वो तो बिल्कुल। बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल से हमने रखा है वैसे रहो, प्राइम मिनिस्टर बनो। उससे देखो, अय्यर और ये लुटियंस दिल्ली में एक फर्क है, वो कभी चुनाव में आते नहीं है, जी लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी ढंग से सत्ता चलनी चाहिए। हम्म। तो वाजपेयी बने, मनमोहन सिंह बने या मोदी बने, उससे उनको तकलीफ नहीं, उनको झंडे से, पार्टी के नाम से तकलीफ नहीं है। तुम अपनी दिमाग से कुछ मत करो, दिमाग तो हम है, देश का दिमाग हम है। तो हम बोलते हैं इसलिए सही है, हम बोलते हैं इसलिए गलत है। हमारे मराठी में एक कहावत है कि आम्ही बांधू ते तोरण, आम्ही सांगू ते धोरण। तो हम बोलेंगे, हम जब बोलेंगे इसलिए वो हार बन जाता है, और हम बोलेंगे वही तो पॉलिसी बन जाती है। अभी जी उसमें गलत क्या है सही है ये आप नहीं बात कर सकते। आपको किसने अधिकार दिया है? आपको तो वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। याद है आपको क्या मानसिकता है? बिल्कुल हर बिल्कुल। दिन ब्राह्मणों के बारे में गालियां गलौज चलता है, लेकिन मानसिकता वही है। और ये बोलने वाले जन्म से तो ब्राह्मण नहीं है, ये उनके बर्ताव से ब्राह्मण है, और गालियां ब्राह्मण को देते। जी जी हमारा आप तो आप वो बार बार सुना होगा, पानसरे, गोविंद पानसरे, उन्होंने लिखा है कि अभी तो हर हर क्या बोलते हैं, जाति में ब्राह्मण पैदा हो गए, बिल्कुल। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। आज के जमाने में सोच से ब्राह्मण बन गए जो हर जाति में है, और उनकी एक मोनोपोली बन गई है। जी जी अगर हम उनको आपको अपने साथ लेते, फिर आप भी ब्राह्मण बन गए। तो ये सब ब्राह्मण बनने की होड़ है, ये ब्राह्मण के खिलाफ का आंदोलन नहीं है। ये ब्राह्मण बनने का, यानी जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, महात्मा फुले हो, अंबेडकर जी हो, बड़े बड़े लोग हो गए, वो जिस ब्राह्मण प्रवृत्ति के खिलाफ बोल रहे थे, यही प्रवृत्ति मुखौटा डालकर सेक्युलर बनकर आई हुई है। जी जी तो गालियां ब्राह्मण को देती है, लेकिन बर्ताव उसी गलत टेंडेंसी से करती है। और इससे ये निकल आता है कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद मत करो। और इसलिए भाव। मैंने बोला कि चाय वाला और थाली,
ये जोड़कर देखो तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। भाव वैसे तो ये मामला शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से, हम्म, लेकिन इतना विराट स्वरूप लेगा, इतने सारे आयाम इसके साथ जुड़ जाएंगे, इतना बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा, उसकी पहल शुरू हो जाएगी, शायद ये तब किसी ने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था। जी मेरे जी मराठी के वीडियो आप देखेंगे तो मैंने, यानी सीबीआई भी नहीं आया था अभी पिक्चर में, जी पटना का एफआईआर दर्ज हुआ उसी वक्त मैंने बोला था मेरे वीडियो में, ये कोई बड़ी बात है, इसका ट्रिगर सुशांत सिंह का इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये उस पर सीमित होने वाला नहीं है। ये मैंने 1.5 महीने पहले बोला था, जी पहले जी बोला था, क्योंकि ये बहुत देर से ड्यू था, ये जी करना भी जरूरी था, क्योंकि इसमें इतना बन गया था दादागिरी। देखो आप कि हर चीज में ये आकर घुस जाएंगे, और जब उसमें पकड़ने की बात आती है तो नहीं नहीं, हम तो आर्टिस्ट है, हम तो साहित्यिक है, हम तो कलाकार है, लेकिन करेंगे पॉलिटिक्स, जी करेंगे पॉलिटिक्स। जयाप्रदा ने उनको अच्छी बात बताई है थाली के छेद में। जी उन्होंने बोला जब जब आप संकट में थे तब अमर सिंह ने आपको निकाला। अब बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। एबीसीएल नाम की कंपनी थी, 95 97 में कभी बनी थी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जी और जी उसमें कुछ बड़ा कुछ करने वाले थे और डूब गए। तो मेरा ख्याल है 200 करोड़ की कुछ भुगतान बची थी, हाँ, तो देनदारी फिर थी। इनकम टैक्स बहुत बड़ा था, तो उस समय वो अमाउंट इकट्ठा करके अमर सिंह ने इनको दिया था और उससे निकल गए थे, इसलिए अमर सिंह के पीछे पीछे भागते थे। बिल्कुल। जया बच्चन भी एमपी बनी है तो अमर सिंह के कारण बनी है, लेकिन जब वो अमर सिंह बहुत बीमार थे, मर गए, और आखिर में उन्होंने ट्वीट किया था कि बिग बी से कुछ अच्छी बातें सुनना चाहता हूं, हम्म। तब आपने थाली में छेद नहीं किया था। जया प्रदा ने पूछा, वो भी जया ही है, बिल्कुल। तो छेद कौन कर रहा है? तो हम छेद करें तो वो करवा चौथ की छलनी होती है, और आप छेद करें तो गुनाह हो जाता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। सोचने का तरीका है, और लेकिन ये तो बहुत, मेरा ख्याल ऐसा है कि ये पहले से तय था, ये इधर कुछ करना चाहिए। अवार्ड वापसी है, ये सब मामले जो उठे थे पहले 5 साल में, तब से इसकी सोच जारी होगी, इसका कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, इसका जी ढांचा बदलना चाहिए। ये तो सोच पहले से थी। 2019 में ये बात हो गई कि अमित शाह होम मिनिस्टर बन गए। जी जी अभी ये तो चौकन्ना लीडर है, ये तो हर बात चेक करके देखते, झांक करके देखते। तो उनकी मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री। मेरा ख्याल है 1993 के बाद एनएन वोरा कमेटी बनी थी, जी हाँ जी हाँ। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर स्टडी करने के लिए। उसका एक रिपोर्ट पड़ा हुआ है, वो तो जाहिर है कि वो होम मिनिस्ट्री में पड़ा है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। शायद 1 साल पहले, 1.25 साल पहले, जब ये नई सरकार बनी, तब वो रिपोर्ट पर काम शुरू हो गया। उस जी समय मैंने एक मराठी में वीडियो बनाया था, और मैंने बोला था कि अब दो गवर्नमेंट है। आप जिसको मोदी गवर्नमेंट बोल रहे हो 5 साल पहले थी, अब जी मोदी गवर्नमेंट नहीं है, अब दो गवर्नमेंट चलेगी। एक मोदी गवर्नमेंट रहेगी और एक अमित शाह गवर्नमेंट रहेगी। वो बिल्कुल। नाम से तो नहीं रहेगी, लेकिन पूरा का पूरा इंटरनल गवर्नमेंट का जो मामला है वो तो अमित शाह चलाएंगे। और आपने देखा हाँ, 370 हो, 35A हो, इस मामले में मोदी ने पार्लियामेंट में भाषण तक नहीं दिया, बिल्कुल पास हो गया, बिल्कुल। तालियां बजाई, अभिनंदन वगैरह किया। तो मेरा ख्याल है कि अमित शाह होम मिनिस्टर बनने के बाद ये जो
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, फिल्म है, आर्टिस्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, इनमें जो क्रिमिनल कोई एलिमेंट घुसे उनको निकालने का मामला शायद एनएन वोरा कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर उसका पूरा प्लान बनाया गया। जी हाँ, उसको क्या लगता है होता है कि उसमें कहीं से तो शुरू करना पड़ता है, तो उसका ट्रिगर यानी पहला सेरा सुशांत सिंह राजपूत की मौत थी। ये तो सही। बहुत फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। और उसमें एक बात बता दो कि जो पॉलिटिकल उसका मुखौटा था वो तो कांग्रेस को हरा के उतारा गया है, लेकिन उसके बाद भी जब लुटियंस वाले समझ नहीं पा रहे थे, जी तो देखिए अर्णब गोस्वामी मुंबई में बैठकर उसने अल्टरनेटिव मीडिया पैदा किया। उसको जी सपोर्ट गवर्नमेंट का होगा ये बोलने की जरूरत नहीं, वो खुलेआम होगा। और देने वैसे तो बीजेपी और आरएस के खुद के पब्लिसिटी इंस्टीट्यूशंस है, उनकी संस्थाएं, पेपर्स है, लेकिन उससे अलग जो दिखने में न्यूट्रल हो फिर भी मोदी और उनका बीजेपी के गवर्नमेंट को एग्रेसिवली सपोर्ट करता हो, ऐसा मीडिया जरूरी था। अगर पहला जो मीडिया था वो नहीं मोल्ड हो रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, जी अल्टरनेटिव खड़ा करना पड़ता है। भाऊ, यहाँ एक सवाल ये बनता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी, कथित साहित्यकारों में भी, मीडिया हाउसेज में भी, आप समर्थन करें नहीं करें, लेकिन किंतु परंतु लगा दें, पर एक एंटी नेशनल एलिमेंट है। बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज पर भी वो अलग लाइन लेता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। कश्मीर में कोई कार्रवाई होती है वो उसका विरोध करता है, सीएए आता है वो उसका विरोध करता है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर देखा है। यहाँ तक कि हमने राजदीप सरदेसाई को अमेरिका में पिटते पिटते बचते हुए देखा है, जब वहां भी वो मोदी के खिलाफ लाइन ले रहा था। तो फिल्म इंडस्ट्री भी इससे कोई अछूती नहीं है, यहाँ भी एंटी नेशनल्स बहुत हैं। तो एंटी नेशनल्स को खत्म करने के लिए क्या फिल्म इंडस्ट्री को, और ये जो एक इनका एक माफिया गिरी जो इनकी चल रही है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है? नहीं, वो जरूरी था ही, अभी शुरू हो गया है। ये तो शुरुआत है। देखिए, एक वो देश खड़ा रहता है। अभी अंटार्कटिका है, वो कोई देश नहीं है, सिर्फ जमीन है। वो तो देश नहीं, कोई भी जाता है अपना झंडा गाड़ देता है, तंबू ठोक देता है, वो उसका है। जहां आदमी खड़ा होकर बोलेगा ये मेरा है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, तो वो कुछ संख्या में इकट्ठा होकर खुद को देश मानने लगता है, नेशन मानने लगता है, तब जाके नेशन, नेशनल वगैरह चीज बनती है। जी तो जमीन से मतलब नहीं होता, वो जो भावना है उसको खोखला करना पड़ता है। तो आप किसी की जमीन उठाकर सैन्य बल भेजकर ले सकते हैं, लेकिन जब तक उनके मन में वो अलग सोच है तब तक आप उनको नेशन करके एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए उनकी भूमिका जो है, उनका मानना है, उनकी श्रद्धा है, वो तोड़नी पड़ती है। अगर हजारों सालों से हमने इतने आक्रमण हमने देखे, पचाए, हजम किए, लेकिन हम नहीं टूटे। वो तो मेरा ख्याल है इकबाल का ही है ना, कुछ बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। इजिप्ट है, चाइना है, बड़े बड़े रोमन, ये सब एम्पायर बने, संस्कृतियां खत्म हो गई। हम क्यों खत्म नहीं हो रहे? क्योंकि हम मानते हैं, यहाँ के नेताओं ने इसको देश नहीं बनाया। यहाँ की जनता की मन में जो भावना है कि हम पूरा अखंड भारत है, तो जब तक वो नहीं मरेगी तब तक ये देश नहीं टूटेगा। आप उसको गुलाम बना सकते हो, परेशान कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। देखिए, एक बात बता दो आपको, जी पैगंबर मोहम्मद, उनका जो देहांत हो गया, उसके बाद 50 साल में
इस्लामिक आर्मी ने अफगानिस्तान ईरान तक का एरिया काबिज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, आधा अफ्रीका कन्वर्ट कर दिया, यूरोप में वियन्ना तक जा पहुंचे, लेकिन सिंध कन्वर्ट करने में 700 साल चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हर जगह रिलीजन की सत्ता थी। सेक्युलरिज्म में शब्द ही वहीं से आया है कि पोप की जो थियोक्रेसी थी वो हटाने के लिए सेक्युलरिज्म आ गया। हमको सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम जिसको हिंदू बोलते हैं वो हिंदू थॉट है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन हमारे देश में हजारों छोटे छोटे रिलीजन है, तो उनको खाप पंचायत बोल के बदनाम किया जाएगा। समझा? लेकिन सब किसी भी जात धर्म पंथ समाज के हो, लेकिन उनके थॉट में हम हिंदू है, मतलब हम एक नेशन है, हिंदू के नेशन है। तो अगर उसको खोखला कर देंगे तो ये जल्दी गिर सकता है। तो इस सोच से जो आप उसको अभी एंटी नेशनल बोलते, लेकिन इस ढंग से इनको पकड़ो, कैच देम यंग, कुछ टैलेंट है उसको पकड़ो, उसको रेडिकलाइज करो, इंडोक्ट्रिनेट करो, इस ढंग से होता गया। इस ढंग से कम्युनिस्ट बने, जिहादी बने हैं, अब ये सेक्युलर बोलते वही बने। कल ही आपके दिल्ली में कोई एक पत्रकार पकड़ा है, चाइना के लिए कुछ जासूसी करता था। बिल्कुल। तो उनको छोटी छोटी बातें दे दो, उनकी अपेक्षाएं बहुत कम रहती है। अब एक राफेल हमको खरीदने के लिए 16, 14, 1500 करोड़ रुपए लगता है, तो उसके बजाय 100 एडिटर्स पकड़ लो, उनको खाना पीना दे दो, मौज मजा करना है, ऐश आराम करना है, उतने पैसे तो वो सस्ता सौदा होता है ना। बिल्कुल, वो सस्ता सौदा होता है। तो ये जल्दी देखिए, आम आदमी रास्ते पर मजदूर होता है ना, वो खाली पेट भी लड़ सकता है, लेकिन बुद्धिजीवी जो है वो जल्दी सरेंडर होता है। 74 में जब जॉर्ज फर्नांडिस पूरी रेलवे की जो यूनियन है उसके फेडरेशन के चेयरमैन बने और उन्होंने रेल चक्का जाम करके जो पहला स्ट्राइक किया था रेलवे का, ऑल इंडिया, जी जी, 19 लाख कर्मचारी थे, तो अभी उनको तोड़ेंगे कैसे? तो इंदिरा जी ने एक चालाकी की थी। मुंबई में जो मोटरमैन है वो सबसे हाईएस्ट पेड कर्मचारी होता है रेलवे का, जी जी, तो उनके यूनियन के जो पदाधिकारी थे उनको अरेस्ट कर दिया। अभी ये तो घर में उनके, अभी तो हर एक आदमी के घर में फ्रिज है, उस समय तो ये अच्छे वाले लोग, तो उनको 12 घंटे बिना पानी के बिठा दिया सिर्फ पुलिस कस्टडी में। वो सबसे पहले सरेंडर हो गए, और मोटरमैन आए तो गाड़ियां शुरू हो गई। जी, आप समझ रहे? तो जितना ऐशो आराम में जीने वाला है ना, वो उतना ही पाखंडी क्रांतिकारी होता है। तो सही है। तो इस ढंग से जब चलता है तो उनको पहले खरीद सकते हो आप। एक आम आदमी जल्दी बेचा नहीं जाता, लेकिन जिसको ऐशो आराम की चाहत होती है, वो कितना भी बुद्धिजीवी हो, जल्दी बेचा जाता है, जल्दी खरीदा जाता है। तो इनको दुनिया ने खरीद लिया है, चाइना ने खरीद लिया है, अमेरिका ने खरीद लिया है, रूस ने खरीद लिया है। अब देखिए, जब तक सोवियत यूनियन खत्म नहीं हुआ था, हमारे दोस्त थे यहाँ के, मुंबई में बड़े दोस्त थे मेरे, कुछ जर्नलिस्ट थे, वो सोवियत लैंड, सोवियत देश नाम की जो पत्रिकाएं निकलती थी उसमें काम करते थे। जी, अच्छे, उनको पगार बहुत अच्छे, न्यूज़पेपर से ज्यादा अच्छा पगार उधर मिलता था। लेकिन उधर रशिया में क्या हो रहा है इनको मालूम नहीं था, लेकिन वो कैसा चल रहा है। तो आज आपको दिखाई देगा, ये जो कल पकड़ा है वो तो ग्लोबल टाइम्स के लिए लिखता था, बिल्कुल, बिल्कुल उसी ढंग से चल रहा है। तो हम इनको एंटी नेशनल बोलते हैं, उसमें मतलब नहीं है। वो खुद को उन्होंने अपनी आत्मा बेची है। अब जब मीडिया हाउस को हम अपनी आत्मा बेचते हैं,
कोई बर्गर वाला होता है, कोई मैकडोनाल्ड वाला होता है, उसके पास ज्यादा पैसा हो गया तो मीडिया हाउस निकालता है और वो तय करता है कि हमारे पेपर की पॉलिसी क्या होगी। तो एडिटर जब उसके कहने पर दुम हिलाता है तो चाइना के इशारे पर भी दुम हिलाएगा ना। तो एंटी बिल्कुल। नेशनल वो चाइना के लिए करता है इसलिए नहीं है। जब कोई संपादक पत्रकार अपनी वेतन और पगार के लिए जब धूम हिलाना शुरू करता है वहीं से वो एंटी नेशनल ही हो जाता है, वो समाज विघातक हो जाता है, क्योंकि वो अपनी अपनी सोच से नहीं चलता। आपकी और मेरी सोच अलग हो सकती है लेकिन आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। आज एक मीडिया हाउस दिखाइए मुझे अर्णब गोस्वामी का छोड़कर कि जो एडिटर की मालिकी है उस पर, तो एक ही जर्नलिस्ट रहेगा, एक ही संपादक रहेगा, अर्णब गोस्वामी, जो खुद के बलबूते पर खड़ा है, खुद को चाहिए वो बोल सकता है वो, क्योंकि वो मालिक है। बाकी जो है, अभी आप देखिए कि इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई एक बात बोलता है, आज तक पर उनकी अंजना ओम कश्यप अलग बात बोलती है। तो इनको राजदीप ने तो उस समय मतलब कन्हैया कुमार वगैरह हुआ था ना, उस वक्त लिखा था आई एम एंटी नेशनल, एडिटोरियल मेरा ख्याल है हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था जी आई एम जी। एंटी नेशनल। तो ये चलता रहता है, जो बेचे जाते हैं वो तो करेंगे। कल ही मैंने उस पर एक मराठी में वीडियो बनाया कि भैया ये पाकिस्तानी ऐप्स कब बंद हो गए। बरखादत बरखादत एक पाकिस्तानी ऐप है, लेकिन हम हमारे स्मार्टफोन पर ये एडिटर क्या पत्रकार बनकर आती है, लेकिन वो तो पाकिस्तानी ऐप है। तो हम जिसको एंटी नेशनल बोलते हैं वो असल में दूसरे किसी देश से भी लॉयल नहीं होते, वो हमारे देश से गद्दार होते हैं, ये सच बात है। भाव, अगर हम उस पर लौटें जो मोनोपोली खत्म करने की बात चल रही है, जो योजना बन रही है, तो एक तरफ और हम मोनोपोली देखते हैं, हालांकि वो भी इन्हीं का एक हिस्सा है। कुछ कुछ मीडिया, कुछ कुछ जो मूवी माफिया हैं, उनकी फिल्में तो 300 300 400 500 करोड़ का बिजनेस करती हैं, लेकिन उनसे बेहतर सिनेमा बनता है। उनको मल्टीप्लेक्स भी नहीं मिलते हैं, पर्दे भी नहीं मिलते हैं प्रदर्शन के लिए। और ये जो पूरा घालमेल है, ये जो अ, काले को सफेद करने की जो इनकी नीति, रणनीति या साजिश है, इस पर थोड़ा सा दर्शकों को कुछ बोलिए भाऊ। ये भी खत्म होगा इससे, जो नहीं, इससे वैकल्पिक। इसमें तो कोरोना की मेहरबानी भी समझो आप, क्योंकि थिएटर जी बंद हो गए। नहीं तो एक दिन कई 2000 5000 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर ये प्रदर्शित हो गया, और इसमें 80 करोड़ 110 करोड़ का बिजनेस किया एक हफ्ते में या कुछ। ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। हम जब स्कूल में बच्चे थे तब मुगले आजम नाम की फिल्म आई थी, जी और उस समय उसका 1 रुपए का टिकट 100 रुपए में ब्लैक में बेचा गया था। जी। उस उस फिल्म के लिए अलग से टिकटी छपवाई गई थी, इतना बड़ा मामला था। ये भी इतना कुछ नहीं कर पाए, तो ये आजकल निकलता है कि हाँ भाई सलमान खान की फिल्म निकली तो 300 करोड़ का बिजनेस कर गई, आमिर खान की निकलती है 400 करोड़ करती है। ये क्या मामला है, शाहरुख खान की फिल्म आती है 250 करोड़ का। और हम जो देखते हैं, जिसकी चर्चा होती है अच्छी फिल्म है, वो तो 50-100 करोड़ तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामला ऐसा है कि फिल्म लगाई एक हफ्ते में 4-4 शो हो गए, 28 शो हो गए, इसमें इतने गल्ला आ गया, देखा है किसने। तो ये काला पैसा सफेद करने का ही मामला बना है। जी जी। अब एक तरफ से कोरोना ने ये सब थिएटर्स बंद कर दिए, और ये जो ओटीपी या कुछ बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म नया निकला है कि जी हाँ जी। नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, उस पर फिल्में रिलीज हो रही है। तो पहले ही उनका ये तो उनकी कमर टूट गई है उधर मल्टीप्लेक्स में। अब लोग
6-8 महीने, एक साल, जब इसकी आदत बन जाती है तो बाद में लोग फिल्म देखने मल्टीप्लेक्स में नहीं जाने वाले। इनको इनकी फिल्म लगी तो उस पर भी चेक होगा कि असल में कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं। और अब तो इनका जो लोगों में तो काला, ये जो सफेद करने का, उसमें आपकी फिल्म चलने ही नहीं देंगे। आपकी फिल्म देखिए, अभी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का कोई प्रोग्राम था, टिकट लगा कर था, तो कुछ 4,000 टिकटें खरीदी गई, लेकिन वो लोग आए ही नहीं। तो वो रैली फ्रॉक दिखाने के लिए गलत लोगों ने टिकट खरीदी और दिखाई दिया देखिए स्टेडियम तो खाली है। उसके लिए भी पैसा खर्चा होता है। तो इस ढंग से एक अच्छा टैलेंट है तो उसका पिक्चर चले ही ना। जो कंगना जिसके बारे में बोल रही है कि उसकी फिल्म की चर्चा बहुत होती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस नहीं दिखता, तो इनका क्यों दिख रहा है? और तो और बात छोड़ो, बहुत सारे ये सितारे हैं ना, 200 करोड़ वगैरह क्लब, वो आजकल भाग गए कहीं, डिटॉक्स बिल्कुल। करने के लिए गए हैं, डिटॉक्स करने के लिए। वो फ्लश करते हैं ना डॉक्टरी ट्रीटमेंट से। अगर जी कहीं बचा कुचा ड्रग होगा तो फ्लश करने की भी ट्रीटमेंट होती है, उसको डिटॉक्स करना बोलते हैं। जी जी तो जी। इनको अभी पता चल गया है, इनको पता चल गया। और उस पर, और मैंने पहले ही बोला था कि ये जो निकला है इससे मुंबई में बॉलीवुड रहेगा, लेकिन वो जो जगमगाहट है वो तो नहीं रहेगी, वो तो निकल जाएगी। और अ, उधर तो अभी आपके साथ दिल्ली के स्टूडियोज वगैरह तो उधर नोएडा में है, नोएडा, जी हाँ ग्रेटर जी। नोएडा। तो उसके आसपास अगर समझो 10-15 हजार एकड़ जमीन इकट्ठी कर दी है तो वहां बड़ी फिल्म सिटी खड़ी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल बात इतनी सी है, बात इतनी सी कि उधर जो एडिटिंग है, डबिंग है, उसकी इक्विपमेंट्स लगेगी, वो तो और कहीं किसी को भी खड़ा करके इन्वेस्ट कर देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल आज भी बहुत सारी फिल्में शूटिंग आउटसाइड होती है, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ आना पड़ता है। सही देखिए कह रहे हैं आप। साउथ में उन्होंने अपनी खुद की सिस्टम्स खड़ी की, जी। चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बंगलोर में है। तो वो मुंबई पर निर्भर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। देखिए, तो सही कह। ये अगर हिंदी के बारे में हो गया तो बॉलीवुड का मामला मुंबई का खत्म ही हो जाता है, खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि वो टेक्निकल सपोर्ट वहां खड़ा होता है, तो शूटिंग तो आउटसाइड कहां भी हो सकती है, लेकिन टेक्निकली उसको जो फिनिशिंग करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट, उसके लिए अगर 10-12 बड़े अच्छे और टेक्निकल स्टूडियो नोएडा या इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं तो मुंबई का मामला ही खत्म हो जाएगा। और एक एक और बात हो जाएगी, जी। तो इनको इस जाल से निकाला जाएगा, उस फिल्म इंडस्ट्री को। फिल्म इंडस्ट्री नहीं मरेगी, फिल्म उस पर जो पैरासाइट्स है वो बेचारे मर जाएंगे, क्यों, वो तो उस पर जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाव बहुत धन्यवाद। इस विषय पर बहुत ही आपने गूढ़ तरीके से लोगों को समझाया। उन तमाम बिंदुओं को बड़ी खूबसूरती से आप सामने लेकर के आए, जो जिन पर चर्चा तो होती है लेकिन आमतौर पर लोग उनकी गहराई को नहीं समझते हैं, पीछे जो गतिविधियां चल रही होती हैं उनको नहीं समझते हैं। आज का विषय मैंने चुना भी इसलिए था कि योगी आदित्यनाथ ने अगर एक घोषणा की है, एक संकेत दे दिया है, और बहुत बड़े वर्ग ने इसका स्वागत किया है। कंगना रनौत है, मनोज तिवारी है, बहुत सारे लोग एकदम सामने आए निकल करके। उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव तो खैर हास्य कलाकार है, पर सब ने मिलकर के जो है इसका स्वागत किया है। तो अगर ये चीज सिरे चढ़ती है, ये चीज आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद तो रखी जानी चाहिए कि कम से कम उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में अगर सिनेमा बनना शुरू हो गया तो वहाँ की जो गंदगी है इस समय, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, उस गंदगी पर बहुत हद तक अंकुश लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।